Hello everyone, welcome to our YouTube channel, The Legal Playbook. Today we are going to start the next lecture in the legal history, that is judicial reform of Warren Hastings. जो judicial plans कौन कौन से है 1772, 1774, 1780, 1781 जो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं अब जो 1772 का जो प्लान है, 1774 एंड 1780 एंड 1781 का प्लान क्या है। देखो, जुडिशल रिफॉर्म ऑफ वारेन हेस्टिंग जुडिशल प्लान जो है, ये जो नीचे यहाँ पे इमेज दी गई है वारेन हेस्टिंग की है। एंड फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, जो बंगाल है उसका क्या है, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का फर्स्ट गवर्नर जनरल है। तो सबसे पहले हम जो है यहाँ पे 1772 जो है यहाँ पे वारेन हेस्टिंग का प्लान है वो यहाँ पे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो सिनॉप्सिस है उसमें क्या क्या सिनॉप्सिस आएंगे वो देखेंगे। सबसे पहले जो है यहाँ पे तो वारेन हेस्टिंग का प्लान जो है यहाँ पे 1772 का वो जो वारेन हेस्टिंग का प्लान है वो पढ़ेंगे। जुडिशियल रिफॉर्म्स, वारेन हेस्टिंग ने कौन कौन से जुडिशियल रिफॉर्म्स किया है, डेवलपमेंट ऑफ द अदालत सिस्टम में क्या डेवलपमेंट किया है, एंड उसके बाद वारेन हेस्टिंग जो है उसके बारे में थोड़ी यहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन देखेंगे। एंड नीड फॉर द प्लान जो है ना यहाँ पे वारेन हेस्टिंग प्लान, उसकी नीड क्या थी वो हम यहाँ पे देखेंगे। उसके बाद बैकग्राउंड बिफोर द वारेन हेस्टिंग्स जुडिशियल प्लान, तो वारेन हेस्टिंग ने यहाँ पे ऐसा क्यों 1772 का जो प्लान है वो क्यों बनाया, उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड देखेंगे। वारेन हेस्टिंग्स जुडिशियल प्लान 1772, एडवांटेजेस ऑफ वारेन हेस्टिंग्स जुडिशियल प्लान ऑफ 1772। उसके बाद जो है शॉर्ट कमिंग ऑफ वारेन हेस्टिंग्स जुडिशियल प्लान जो है वो देखेंगे। देखो, सबसे पहले तो वारेन हेस्टिंग्स प्लान जो है 1772 वो हम इस लेक्चर में देखेंगे। तो रिफॉर्म ऑफ द वारेन हेस्टिंग्स, डेवलपमेंट ऑफ अदालत सिस्टम जो है यहाँ पे उसमें रिफॉर्म हुआ था। मतलब अदालत सिस्टम जो अभी हम देखते हैं कि कोर्ट सिस्टम है, तब वैसे वहाँ पे क्या था, वारेन हेस्टिंग का जो अदालत सिस्टम था। तो सबसे पहले जो है यहाँ पे वारेन हेस्टिंग जो है यहाँ पे, तो वारेन हेस्टिंग वॉज द इंग्लिश स्टेट्समैन who was the first governor general of the presidency of the फोर्ट विलियम। तो फोर्ट विलियम कहाँ पे था, बंगाल में था। तो सबसे पहले वो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ द फोर्ट विलियम, मतलब बंगाल का फर्स्ट गवर्नर जनरल था। ये इस बात समझ आई। उसके बाद जो है ही वॉज आल्सो हेड ऑफ द सुप्रीम काउंसिल ऑफ द बंगाल। जो बंगाल में सुप्रीम काउंसिल है ना उसका था, बंगाल में सुप्रीम काउंसिल था ना उसका भी वो क्या था यहाँ पे हेड था। एक तो दो बात समझ आई, सबसे पहले तो फर्स्ट गवर्नर जनरल था, उसके बाद जो है बंगाल में जो सुप्रीम काउंसिल था उसका क्या है, हेड था वो। उसके बाद देयर बाय फर्स्ट डी फैक्टो गवर्नर जनरल है, फर्स्ट डी फैक्टो गवर्नर जनरल ऑफ द बंगाल इन 1772 टू 1785 तक जो उसका पीरियड था यहाँ पे दी गई है। ही इज क्रेडिटेड अलॉन्ग विद द रिपोर्ट ऑफ क्लाइव फॉर द लेइंग द फाउंडेशन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर इन द इंडिया। ओके, जो है ना he is the credited along the report of Clive of the laying the foundation of the British Empire in the India। इंडिया में जो फाउंडेशन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर किससे स्टार्ट हुआ है, जो है ना वारेन हेस्टिंग, इससे ये प्लान जो है ना उसी से स्टार्ट हुआ है। ओके, अब देखो यहाँ पे नीड ऑफ द प्लान, प्लान का नीड क्या है यहाँ पे, नीड ऑफ द प्लान, द नीड फॉर द प्लान वॉज फेल्ट व्हेन द ईस्ट इंडिया कंपनी केम इनटू इंडिया। तो यहाँ पे जो है नीड ऑफ द प्लान, जो वारेन हेस्टिंग का ये जो प्लान है ना, वारेन हेस्टिंग का प्लान, तो उसकी नीड क्या है। तो सबसे पहले जो नीड है, व्हेन प्लान वॉज फेल्ट व्हेन द ईस्ट इंडिया कंपनी केम इनटू द इंडिया। जब इंडिया केम इनटू द इंडिया, ईस्ट इंडिया कंपनी जब इंडिया में एंटर हुई, इट हैड टू डील विद द लैक ऑफ यूनिफॉर्म जुडिशियल सिस्टम। उसके बाद उनको जो लैक ऑफ जुडिशियल सिस्टम जो है यहाँ पे इंडिया में वैसे जुडिशियल सिस्टम नहीं थी, एंड दस द नीड फॉर द रिफॉर्म्स वाज फेल्ट। एंड बिफोर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द efficient system for the administration of the justice in India, there was a extremely बैकवर्ड सिस्टम इन द प्लेस। तो यहाँ पे एक्सट्रीमली इंडिया का जो ब्रिटिश आने से पहले का जो पीरियड था ना, इंडिया में बहुत एक्सट्रीमली यहाँ पे क्या था, एक्सट्रीम जो है ना यहाँ पे एक्सट्रीम बैकवर्ड यहाँ पे जो जुडिशरी सिस्टम थी इंडिया में। ओके, उसके बाद पीपल कुड नाइदर एक्सेस द जुडिशियल इंस्टीट्यूशन इजीली एंड नाइदर कुड दे डिपेंड ऑन दिस सिस्टम टू गिव देम अ फेयर, इक्विटेबल एंड जस्ट
जजमेंट। तो यहाँ पे पीपल्स जो थे ना, यहाँ पे इजीली एक्सेस नहीं कर पाते जुडिशियल इंस्टीट्यूशन को। उसके बाद नाइदर वो ऐसे यहाँ पे फेथ नहीं रखते थे, यहाँ पे ट्रस्ट नहीं रखते कि हमें यहाँ पे फेयर जस्टिस मिलेगी, ऐसे वो जुडिशरी पे ट्रस्ट नहीं रखती थी। तो सबसे पहले ऑल्सो देयर वाज नो यहाँ पे रिट्रीब्यूशनल जस्टिस नहीं था, यहाँ पे कोई भी वाज नो प्रपोर्शन बिटवीन दी ऑफेंस एंड दी कमिटेड एंड दी पनिशमेंट अवॉर्डेड। यहाँ पे कोई भी ऑफेंस किसी ने किया तो उसको पनिशमेंट कितना देना है, और हीनियस ऑफेंस है तो क्या पनिशमेंट देना है, फाइन कितना लगाना है, सर्च सीजर क्या होता है, उसके बारे में कोई भी यहाँ पे प्रोविजंस नहीं थे। ओके, तो उसके आगे देखते हैं। नीड जो है ना, यहाँ पे इतना ही है। नीड्स के की पॉइंट्स क्या आएंगे इसमें? सबसे पहले जो है यहाँ पे यूनिफॉर्म जुडिशियल सिस्टम नहीं थी, लैक ऑफ यूनिफॉर्म जुडिशियल सिस्टम। तो देखो सबसे पहले जो पॉइंट है लैक ऑफ यूनिफॉर्म जुडिशियल सिस्टम। तो इसके लिए जो लैक ऑफ जुडिशियल यूनिफॉर्म सिस्टम है उसको हम क्या करने हैं, हमें क्या करना था, यहाँ पे यूनिफॉर्म जुडिशियल सिस्टम करना था। तो इस प्लान की क्या थी, ज़रूरत थी। उसके बाद यहाँ पे पीपल्स एक्सेस नहीं कर पाते इजीली जुडिशियल इंस्टीट्यूशंस को, और जो पीपल्स का ट्रस्ट नहीं था जुडिशियल इंस्टीट्यूशन पे। और उसके बाद जो है यहाँ पे नो रिट्रीब्यूशनल ऐसे कोई जस्टिस नहीं था यहाँ पे, एंड प्रोपोर्शनेट बिटवीन ऑफेंस एंड पनिशमेंट के बीच में कोई भी प्रपोर्शन ही नहीं था यहाँ पे। किसको ऑफेंस क्या कहा जाता है, क्राइम किसको कहा जाता है, उस टाइम पे कोई भी ऐसे जो है ना यहाँ पे डिफाइंड नहीं था। ओके, उसके बाद जो है अलॉन्ग विद दीज इश्यूज देयर वाज आल्सो द इशू ऑफ करप्शन। तो करप्शन का बहुत ज़्यादा था यहाँ, जो है ना यहाँ पे करप्शन का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था, विच वॉज द वेरी मच ऑलरेडी प्रेजेंट एंड लोकल लॉ ऑफिसर्स, मतलब जो इंडियन लॉज थे ना, लाइक दी नवाब एंड दीवान थे, तो यहाँ पे उनका जो है ना करप्शन पे बहुत ज़्यादा करप्शन चलता था उस टाइम पे। एंड हु हैंडल द मैटर्स मिलिट्री एंड क्रिमिनल जस्टिस एंड लॉ ऑर्डर, वाइल द दीवान हैंडल द मैटर्स अबाउट द रेवेन्यू कलेक्शन एंड द एडमिनिस्ट्रेशन जो है ऑफ द जुडिशियल एंड द रेवेन्यू केसेस और द डिस्प्यूट्स रिस्पेक्टिवली इन द मुगल सिस्टम वे नोन टू द गिव judgments in favor of those who are could bribe the officers, thus there was the bias in the system। मतलब क्या हुआ है यहाँ पे, क्या बोला है कि जो along with this issue जो है ना, यहाँ पे corruption is the most, मतलब जो बहुत वेरी ऑलरेडी प्रेजेंट इन द लोकल लॉ में थे। यहाँ पे इंडियन जो लोकल लॉ है ना इंडिया में, तो वहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट था। तो नोन एज एन नवाब उसको एंड दीवान बोला जाता था। तो वही जो ब्राइब लेते हैं, वही जो करप्शन करते हैं ना, उनको ही पावर दी गई थी कि वो हैंडल करे कि यहाँ पे मैटर्स रिलेटेड टू मिलिट्री एंड क्रिमिनल जस्टिस एंड लॉ जो एंड ऑल जो है वो क्या करते यहाँ पे, क्या करते थे यहाँ पे देखते थे। तो इसके बाद जो है ऐसे चलने लगा, तो वेयर नोन द गिव द जजमेंट्स इन द फेवर ऑफ, जो यहाँ पे ब्राइब लेता है उनके फेवर में ही यहाँ पे क्या दिया जाता था, जजमेंट्स दिया जाता था। दस देयर वाज द बायस सिस्टम थी यहाँ पे itself, along with the fact these officers were not competent enough to carry the justice। तो जो जस्टिस सिस्टम था ना यहाँ पे फेथ नहीं था, क्योंकि जो ब्राइब लेते हैं वही क्या करते थे यहाँ पे केस सॉल्व करते थे, एंड जो ब्राइब लेता है उसके फेवर में ही क्या करते थे यहाँ पे केस का जो डिसीजन है यहाँ पे उनके ऊपर ही लगा देते थे। उसके बाद जो है बैकग्राउंड बिफोर द वारेन हेस्टिंग्स जुडिशियल प्लान। जो जुडिशियल प्लान है ना वारेन हेस्टिंग का, तो ये वारेन हेस्टिंग का जुडिशियल प्लान आने के पहले का जो बैकग्राउंड क्या है, क्या नीड है, बैकग्राउंड क्या है यहाँ पे वो देखेंगे। सबसे पहले आफ्टर ईस्ट इंडिया कंपनी अटेंड द दीवानी राइट्स। सबसे पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी किस लिए आई थी, ट्रेडिंग करने के लिए इंडिया में एंटर हुई थी। तो यहाँ पे अटेंड दीवानी राइट्स उन्होंने अटेंड किया। कौन अटेंड किया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने दीवानी राइट्स अटेंड कर दिए। द राइट टू द एडजुडिकेट सिविल एंड रेवेन्यू मैटर्स, कलेक्ट द रेवेन्यू एंड कीप एनी सरप्लस विच वॉज लेफ्ट। मतलब क्या हुआ था कि कलेक्ट द रेवेन्यू, जो भी रेवेन्यू यहाँ पे क्या होता था, रेवेन्यू कलेक्ट करते था ईस्ट इंडिया कंपनी, एंड जो रिमेनिंग जो यहाँ पे सरप्लस मतलब एडिशन जो रहता है ना, उसका जो सरप्लस रहेगा है वो जो क्या करते थे खुद के पास रखते थे। द कंपनी फेल्ट द नीड टू टर्न थिंग्स अराउंड एंड क्रिएट अ यूनिफॉर्म सिस्टम। तो कंपनी को ऐसे लगा कि यहाँ पे कोई तो यूनिफॉर्म सिस्टम होनी चाहिए, ऐसे कंपनी को लगा। अ सिस्टम दैट वुड पीपल फ्रेंडली एंड सर्व द जस्टिस अकॉर्डिंग टू नेचुरल प्रिंसिपल जस्टिस। तो नेचुरल प्रिंसिपल जस्टिस में है ना, तो नेचुरल प्रिंसिपल जस्टिस हम आगे देखेंगे कि क्या होता है नेचुरल प्रिंसिपल जस्टिस। तो नेचुरल प्रिंसिपल जस्टिस में बेसिक जो टर्म्स है ना, यहाँ पे ऑडी अल्ट्रम पार्टम रहता है कि ऑडी अल्ट्रम पार्टम जो है ना, इसका मीनिंग क्या आता है, मेरा लैटिन टर्म है तो मैगजीन में आता है ये। तो ऑडी अल्ट्रम पार्टम जो है यहाँ पे क्या होता है, ऑडी अल्ट्रम पार्टम मीन्स दे शुड हियर द बोथ साइड।
एक को सुनकर आप जजमेंट नहीं दे सकते, दोनों जो पार्टी है ना उनको सुन के उनका जो डिसीजन है, उनका जो स्टेटमेंट है वो सुन के ही आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो डिसीजन है वो देंगे। उसके बाद जो है नो वन शुड बी जज इन हिज ओन केस, तो खुद यहाँ पे खुद के केस में कोई भी जज नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पे ये एक नेचुरल जस्टिस प्रिंसिपल है वो फॉलो करना चाहिए, ऐसे उनको यहाँ पे लगा। उसके बाद फर्दर मोर दे नीड अ सिस्टम विच वॉज सिंपल एंड इफिशियंट टू सर्व द फॉलोइंग पर्पज। तो फॉलोइंग टू पर्पज कौन कौन से है यहाँ पे, कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू फॉर द ईस्ट इंडिया कंपनी and creating a uniform and easy system of the justice was the people friendly। मतलब कलेक्शन ऑफ जो रेवेन्यू है ना, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू का जो सिस्टम है यहाँ पे डेवलप करना, क्रिएटिंग अ यूनिफॉर्म एंड ईजी सिस्टम। तो उनका जो यहाँ पे एम था ईजी एंड यूनिफॉर्म सिस्टम, यहाँ पे क्या करना था, यहाँ पे ईजी एंड यूनिफॉर्म सिस्टम यहाँ पे उनको क्या करना था, क्रिएट करना था एंड फ्रेंडली करना था। दस केम इन वारेन हेस्टिंग विथ his judicial plan of 1772 which today is known as the अदालत सिस्टम। उसको हम वारेन हेस्टिंग को प्लान को अदालत सिस्टम अभी जो है यहाँ पे बोलते हैं। ओके, उसके बाद जो है वारेन हेस्टिंग केम इन द सिचुएशन वेयर ऑलरेडी देयर वाज द टर्मोइल एंड द डिजायर concerning judicial institution and their administering of the justice, the institution that existed were the corrupt and inefficient। तो यहाँ पे वो वारेन हेस्टिंग को यहाँ पे ध्यान में आया कि वो जो है यहाँ पे करप्शन एंड इनएफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है। उसके बाद जो है कोर्ट हैड बिकम दी इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ द पावर्स रादर दैन द जस्टिस। तो यहाँ पे कोर्ट क्या बने, यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट ऑफ द पावर ज़्यादा होने लगा रादर दैन द जस्टिस, यूजलेस एज मीन्स द प्रोटेक्शन बट तो instrument for the operation and the adopt such regulations and measure all at once, ensure every possible advantages to the company and free the peasant from the oppressions of the zamindaris। This was the situation that Warren Hastings came in and his mission was establish justice and efficient and yet simple manner। His attempts to reform द जुडिशियल सिस्टम वेयर कैटेगराइज्ड इनटू द टू प्लान। उन्होंने क्या किया, देखा कि जो कोर्ट सिस्टम है ना वहाँ पे जो जस्टिस पे ज़्यादा फोकस नहीं है, पावर्स पे ज़्यादा, किसके पास ज़्यादा पावर्स है, किसके पास कम पावर्स है, कितना पावर्स है, यहाँ पे करप्शन, तो यहाँ पे सब जो है ना कोर्ट सिस्टम तो यहाँ पे वैसे होने लगा। लेकिन जब जो वारेन हेस्टिंग आया ना, तो वारेन हेस्टिंग आने के बाद उसने क्या ये सब ऑब्जर्व किया एंड उसके बाद उसने क्या किया, दो प्लान पे उसने फोकस किया। तो सबसे पहला प्लान है जुडिशियल प्लान ऑफ 1772, उसके बाद जो है जुडिशियल प्लान ऑफ 1774। तो सबसे पहले हम जुडिशियल प्लान जो है 1772 देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम 1774 का प्लान देखेंगे। तो सबसे पहला जो है वारेन हेस्टिंग जो है, वारेन हेस्टिंग जुडिशियल प्लान 1772 इन्वॉल्व द रिस्ट्रक्टिंग ऑफ द जुडिशियल सिस्टम। तो जुडिशियल सिस्टम को रिस्ट्रक्चर करना था उसको, जो है यहाँ पे देयर वाज द मेथड्स ऑफ अंडर टू। तो ही डिवाइडेड द बंगाल, बिहार, उड़ीसा। तो यहाँ पे आपको कीवर्ड्स जो है BBO ऐसे याद रखना है, याद नहीं रहता है क्योंकि यहाँ पे जो है कन्फ्यूजन होता है, सब तरफ जो प्रोविजनल है यहाँ पे डिफरेंट है। तो यहाँ पे BBO ऐसे याद रखना है, बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। जो वारेन हेस्टिंग ने क्या किया था, यहाँ पे डिवीजन किया था। उसके बाद इनटू द स्मॉल यूनिट्स, तो यहाँ पे इसको क्या किया था, स्मॉल यूनिट्स में यहाँ पे डिवाइड किया था इनटू द डिस्ट्रिक्ट विद द सर्वेंट ऑफ द कंपनी कैटेगराइज्ड एज द कलेक्टर ऑफ द पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट फॉर द कलेक्शन और रेवेन्यू। उसके बाद देयर वाज ओके, तो देखो स्मॉल कॉज ही डिवाइडेड द बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा इनटू द स्मॉल यूनिट्स में उसने क्या किया, यहाँ पे डिवाइड किया डिस्ट्रिक्ट, small units district with the servant of the company categorized as a collector of that particular district। तो यहाँ पे ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में क्या थे, यहाँ पे मतलब जो 3 यहाँ पे बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा, ऐसे यहाँ पे 3 यूनिट्स किया। तो ईच यूनिट में क्या थे, यहाँ पे कलेक्टर, एक एक कलेक्टर था यहाँ पे। ओके, तो डिस्ट्रिक्ट में एक कलेक्टर, ऐसे यहाँ पे क्या किया, रेवेन्यू और रेवेन्यू डिपार्टमेंट का जो है यहाँ पे वो जो है रेगुलेशन करने के लिए। देयर वाज अ बेसिक स्मॉल कॉज अदालत था, यहाँ पे बेसिक स्मॉल कॉज अदालत सेटअप टू डील विद द पिटी केसेस के लिए क्या था, स्मॉल कॉज अदालत था। डिस्प्यूट अप टू द वैल्यू ऑफ ₹10
देखो यहाँ पे याद रखो 10 रुपीज़ तक का जो यहाँ पे डिस्प्यूट है तो यहाँ पे कहाँ पे जाएगा, स्मॉल कॉज अदालत पे जाएगा पिटी केसेस के लिए। पिटी मतलब जो स्मॉल केसेस रहते हैं ना छोटे मोटे, उसको हम क्या बोलते हैं, पिटी केसेस। एट ईच डिस्ट्रिक्ट द हेड फार्मर, द एल्डेस्ट फार्मर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट was given the duty of adjudicating and the delivering the justice for this dispute। तो हेड एल्डर जो रहते हैं ना, मतलब हेड एल्डर मतलब जो एल्डेस्ट फार्मर रहते हैं, जो सबसे बड़ा जो व्यक्ति रहता है ना, उसको क्या किया जाता है यहाँ पे, डिलीवरिंग द जस्टिस डिलीवर करने के लिए रखा गया। उसके बाद अबव द स्मॉल कॉज अदालत नोन एज मुफस्सिल दीवानी अदालत। तो उसको जो है अबव द स्मॉल कॉज, स्मॉल यहाँ पे हायरार्की चल रही है, यहाँ पे हायरार्की हो रही है। सबसे पहले नीचे जो है स्मॉल कॉज अदालत आएगा, उसके ऊपर जो है मुफस्सिल अदालत दीवानी अदालत आएगा। नीचे क्या था, पिटी केसेस के लिए स्मॉल कॉज अदालत आया, उसके बाद मुफस्सिल दीवानी अदालत आ गया। यहाँ पे स्मॉल कॉज केसेस से सबसे थोड़ा सा ऊपर आएगा। वो वॉज इस्टेब्लिश्ड इन ईच ऑफ द अबव डिस्ट्रिक्ट विच वॉज प्रिसाइडेड ओवर बाय द कलेक्टर। तो प्रिसाइडेड बाय द कलेक्टर से थे। द डिसीजन ऑफ द कोर्ट अप टू द मॉनिटरी वैल्यूज ऑफ 500 रुपीज़। तो यहाँ पे स्मॉल कॉज कोर्ट में कितना था, 10 रुपीज़ था, लेकिन यहाँ पे दीवानी अदालत में कितना है, 500 रुपीज़ वॉज द फाइनल एंड बाइंडिंग होगा। जो मैटर 500 तक का है तो वो दीवानी अदालत में आएगा। दिस कोर्ट हैड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हैंडलिंग ऑल सिविल केसेस, वो हैंडल करते थे। ओके, तो अब इसमें मैटर्स कौन कौन से आएंगे, हैंडल द मैटर्स सच एज द प्रॉपर्टी, मैरिज डिस्प्यूट, इनहेरिटेंस, रिलेटेड डिस्प्यूट्स, डेट्स, contract and settling the accounts. However, cases of succession related to zamindari and the talukdar property were dealt with the governor general and council। along with these lines जो है यहाँ पे इसको छोड़ के जो है along with these lines तो मुफस्सिल फौजदारी नया आया, मुफस्सिल फौजदारी अदालत आया एंड मुफस्सिल निजामत अदालत आया। तो मुफस्सिल फौजदारी अदालत, मुफस्सिल निजामत अदालत वो सेटअप हुआ इसमें। दिस कोर्ट वेयर डील विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल जस्टिस। मुफस्सिल फौजदारी अदालत एंड मुफस्सिल निजामत अदालत वो सेटअप। यहाँ पे वारेन हेस्टिंग के प्लान 1772 में ही यहाँ पे क्या हुआ, मुफस्सिल फौजदारी अदालत, मुफस्सिल निजामत अदालत। तो यहाँ पे ऐसे ऐसे यहाँ पे डायग्राम बनेगी। ओके, तो ऐसे यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे हायरार्की बनेगी। सबसे नीचे क्या आएगा, स्मॉल कॉज अदालत आएगा, उसके नीचे जो है यहाँ पे दीवानी अदालत आएगा। दीवानी अदालत के नीचे दो कोर्ट आएंगे, मुफस्सिल फौजदारी अदालत, मुफस्सिल दीवानी अदालत। ओके, उसका मतलब जो है निजामत अदालत, मुफस्सिल निजामत अदालत। तो वो सेटअप हुआ था यहाँ पे। उसके बाद जो है यहाँ पे दिस कोर्ट्स वेयर डील विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल जस्टिस, यहाँ पे डील करते थे। ये जो दो कोर्ट है ना, मुफस्सिल फौजदारी अदालत, मुफस्सिल निजामत अदालत, क्रिमिनल मैटर से यहाँ पे डील करते थे। द कलेक्टर वॉज एक्सपेक्टेड टू सुपरवाइज सी द जस्टिस वॉज एडमिनिस्टर्ड, सेशन ऑफ द कोर्ट where held the given judgments were impartial and not unfair। तो यहाँ पे चेक करता था कलेक्टर कि यहाँ पे जो जस्टिस दे रहे हैं वो impartial है एंड नॉट अनफेयर नहीं है। तो यहाँ पे वो चेक करता था। बट ओवर एंड अबाउट दिस द मुस्लिम लॉ ऑफिसर्स वेर इंटरप्रेट एंड अप्लाई द मोमेडियन लॉ टू द केसेस। तो मुस्लिम लॉ ऑफिसर्स जो थे, इसको छोड़ के जो है मुस्लिम लॉज ऑफिसर क्या करते थे, इंटरप्रेट द मोमेडियन लॉ जो है यहाँ पे इंटरप्रेट करते थे एंड अप्लाई करते थे। दे वेर टू प्रोनाउंस द प्रोक्लेमेशन, फतवा प्रोनाउंस कैसे करते थे, प्रोक्लेमेशन, प्रोक्लेमेशन जो है उसको वो फतवा कर कहते थे। एंड गिव द जजमेंट अबव कोर्ट्स वेयर द सरदार दीवानी अदालत। उसके बाद जो है यहाँ पे सरदार दीवानी अदालत एंड सरदार निजामत अदालत। जो सरदार दीवानी अदालत हार्ड अपील्स फ्रॉम दी मुफस्सिल दीवानी अदालत, उसके नीचे आ गया। ओके, मतलब ऊपर आ गया। तो यहाँ पे सरदार दीवानी अदालत जो है वो हर्ड क्या करते थे, सरदार दीवानी अदालत। अभी हमने देखा कि सरदार दीवानी अदालत जो है यहाँ पे मुफस्सिल दीवानी अदालत का क्या करता है, यहाँ पे अपील उसके ऊपर जाता है। ओके, एंड ऑफ द केसेस वैल्यूइंग ओवर द रुपीज़ ऑफ 500, ऊपर मतलब 500 तक का किस में जाएगा, जो निजामत अदालत, दीवानी अदालत है, फौजदारी अदालत अभी हमने देखा उसमें। उसके बाद जो ऊपर का जो है यहाँ पे इसमें जाएगा। इट वॉज प्रिसाइडेड ओवर बाय द गवर्नर एंड द मेंबर्स ऑफ द काउंसिल। द अपील हैड टू बी मेड विद द 2 months ऑफ द डिसीजन बीइंग गिवन द मुफस्सिल दीवानी अदालत। द सरदार निजामत अदालत मेन फंक्शन वॉज टू, यहाँ पे सबसे पहले सरदार जो निजामत है ना यहाँ पे अदालत, उसका मेन फंक्शंस क्या है वो दिया है यहाँ पे।
अप्रूव दी डेथ सेंटेंस एंड दी प्रॉपर्टी फॉरफीचर करना। डेथ सेंटेंस यहाँ पे कोई क्राइम हुआ है तो डेथ सेंटेंस अप्रूव करना, और प्रॉपर्टी फॉरफीचर करना। रीलुक इफ द नीडेड रिवाइजिंग, मतलब अभी जो होता है ना रिवीजन रिव्यू, उस टाइप का वो जो तभी भी था फॉर द डेथ सेंटेंसेस। वारन हेस्टिंग जो है यहाँ पे वारंट ऑफ द सेंटेंस प्रिपेयर हियर गिवन टू निज़ाम हु वॉज हेड ऑफ द कोर्ट। उसके बाद रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन करना। रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, द होल रेवेन्यू सिस्टम वॉज रीऑर्गेनाइज्ड, वारन हेस्टिंग से प्लान से ही हुआ है रीऑर्गेनाइज्ड। द रेवेन्यू बोर्ड्स एट मुर्शिदाबाद एंड पटना वेर एबॉलिश्ड। जो मुर्शिदाबाद एंड पटना में जो रेवेन्यू बोर्ड्स थे उसको क्या किया, एबॉलिश कर दिए गए। एंड सुप्रीम अथॉरिटी कॉल्ड बोर्ड ऑफ रेवेन्यू वो सेट अप एट द कलकत्ता में सेटअप हुआ, विच हैड द गवर्नर एंड ऑल मेंबर्स ऑफ द काउंसिल। द ट्रेजरी ऑल्सो शिफ्टेड टू कलकत्ता। फर्दर द डिस्ट्रिक्ट सुपरवाइजर वे अपॉइंटेड टू रेवेन्यू कलेक्टर्स, ऐसे सुपरवाइज करने के लिए अपॉइंट कर दिए गए। उसके बाद हम एडवांटेजेस ऑफ वारन हेस्टिंग का जो प्लान है वो देखेंगे। तो सबसे पहले एडवांटेजेस जो है, द जुडिशियल प्लान 1772 कंटेन द प्रोविजंस ऑफ सेपरेट लॉज टू यूजिंग वाइल डीलिंग विद द केसेस। तो यहाँ पे कोर्ट सिस्टम फॉर्म हुई है, यहाँ पे स्मॉल कॉज कोर्ट हुआ, उसके बाद जो हायरार्की यहाँ पे क्रिएट हुई। तो स्मॉल कॉज कोर्ट में 10 रुपीज़ का था, उसके बाद दीवानी अदालत आया, दीवानी अदालत के बाद निज़ामत अदालत आया। तो ऐसे यहाँ पे जो है, यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ द वैल्यू के बेसिस पे यहाँ पे कोर्ट सिस्टम इस्टेब्लिश हुए हैं। देयर वाज एन ऑफिस रिमेम्बरेंस हु हैड रिकॉर्ड ऑल द केसेस। तो यहाँ पे ऑफिस मतलब अभी जो है रिकॉर्ड, जो है रिकॉर्ड ऑफिस वैसे ही टाइप का, जो यहाँ पे ऑल केसेस जो है ना उसका रिकॉर्ड रखा जाता था। एंड सुपरविजन के लिए गवर्नर जनरल था। देयर वाज ए प्री सेट कोर्ट फी अमाउंट सेट बाय द गवर्नमेंट। जो कोर्ट फी यहाँ पे अमाउंट यहाँ पे भी सेट की रखी है। ईजिली एक्सेसिबल द जस्टिस, प्रिवेंट द करप्शन अमॉन्ग द जजेस, एंड आल्सो इट टू इंश्योर दैट द जजेस चार्जेस थे रिजनेबल अमाउंट यहाँ पे चार्ज करे, वो भी इंश्योर कर दिया गया है। तो शॉर्ट कमिंग वारन हेस्टिंग जो जुडिशियल प्लान है, तो हम शॉर्ट में देखेंगे। देयर वाज टू मच कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द पावर, इट जो है यहाँ पे क्रिटिसिज्म किया गया है। टू मच पावर ऑन द बेस हैंड्स ऑफ कलेक्टर को ज़्यादा पावर दी गई है यहाँ पे, विच वॉज नॉट अ वेरी गुड थिंग एज देयर कुड बी अ मिसयूज ऑफ द पावर कलेक्टर विच वुड डिफीट द कंसेप्ट ऑफ जस्टिस। तो यहाँ पे जस्टिस का जो कंसेप्ट है यहाँ पे डिफीट हो सकता है। ओवर सेंट्रलाइजेशन हुआ है पावर यहाँ पे, रेवेन्यू कलेक्टर, सिविल जज, मैजिस्ट्रेट उनके ऊपर। And these functions of the revenue collection and civil administration were combined in the single officer, the collector. There was separation between the, no separation नहीं है यहाँ पे rules of revenue collection and civil administration में, तो यहाँ पे confusion हो सकता है। तो ये हुआ हमारा 1772 का जो प्लान है वारन हेस्टिंग का। नेक्स्ट लेक्चर में हम 1774 का जो प्लान है वो देखेंगे। थैंक यू।